जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग आपकी भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम इससे पहले क्या-क्या कवर कर चुके हैं, वो चीज़ चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमने पढ़ा संवैधानिक विकास। क्या? संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास के बाद समितियाँ, समितियाँ और अनुसूचियाँ। अनुसूचियों के बाद हमने पढ़ा भाग, संबंधित भाग, फिर हमने पढ़ा भाग 1, उसके बाद पढ़ा भाग 1, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग। अब हम पढ़ने वाले हैं भाग 2, कौन-सा? भाग 2 जो आपका रहने वाला है नागरिकता। आपको पता है भाग 2 क्या है? नागरिकता। इसमें अनुच्छेद की बात की जाए, तो इसमें अनुच्छेद हैं आपके 5 से लेकर 11 कितने? 5 से लेकर 11 तक। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम एक-एक अनुच्छेद बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे हमने भाग 1 के 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेदों को बहुत अच्छे से समझा था, वैसे ही हम नागरिकता के नागरिकता के सारे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो अनुच्छेद हैं, उन्हें हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप इस सीरीज में निरंतर बने रहें। ठीक है? चलते हैं आगे। हम क्या बात करने वाले हैं? नागरिकता पर यानी कि सिटीजनशिप। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि नागरिकता जो एकल नागरिकता का प्रावधान है, यह हमने किस देश से लिया है? नागरिकता का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। नागरिकता आपकी भाग 2 से संबंधित है, किससे? भाग 2 से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद आपके 5 से 11 तक है। कितने? अनुच्छेद आपके 5 से 11 तक है। पहले हमने पढ़ा राज्य। राज्य किसी को कब कहेंगे? जब उसका अपना एक भूभाग हो, एक जनसंख्या हो और उस जनसंख्या को चलाने के लिए एक सरकार होनी चाहिए और वह राज्य एक संप्रभु होना चाहिए। भू भूभाग या भू-क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा, जनसंख्या के बारे में भी पढ़ा। अब हम बात करते हैं इस जनसंख्या के अधिकारों की। क्या? जनसंख्या के अधिकारों की यानी कि नागरिकता की। नागरिक, सिटीज़न किन्हें कहते हैं? पहली चीज़ हमें नागरिक को समझना पड़ेगा कि नागरिक होते कौन हैं? अर्थात नागरिक कौन होते हैं? नागरिक का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संप्रभु राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता है तथा उसके संरक्षण का हकदार है। यदि यदि आप नौकरी करें किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, ठीक है? आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो आप उससे उम्मीद करेंगे कि वह हमारी हमारे खर्चे के लिए हमें कुछ कुछ तनख्वाह दे और हमारी जो ज़रूरतें हैं, उनकी उनकी सुरक्षा रखे। क्या उनकी सुरक्षा रखे? यह आपकी उम्मीदें होंगी उस व्यक्ति से जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप किसी किसी राष्ट्र के लिए, किसी राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखेंगे, उसके प्रति उसका सम्मान करेंगे, उसके उसके क्रिटिकल समय में आप उसके साथ खड़े होंगे, तो आप भी उससे कुछ ना कुछ अपेक्षाएँ ज़रूर रखेंगे। यानी कि यानी कि आप सिंपल से भाषा में इसको कह सकते हैं समस्त समस्त नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। आप उससे किस चीज़ की उम्मीद रखेंगे? जो एक नागरिक के अधिकार होते हैं और जो भी राजनीतिक अधिकार होते हैं, आप उस सब की उस देश या उस राष्ट्र या उस राज्य से अपेक्षा रखेंगे, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हुई कि नागरिक शब्द को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है। अब आते हैं नागरिकता पर। नागरिकता पर अगर बात करें नागरिकता की, तो नागरिकता एक व्यक्ति और एक विशेष देश के बीच का संबंध है। नागरिकता क्या है? नागरिकता एक व्यक्ति और एक देश के बीच का संबंध है।
किस प्रकार से इसको समझते हैं, जैसे आप हो, आप एक परिवार के बेटे हैं या फिर एक परिवार की बेटी हैं, तो आपका संबंध किससे है? यदि इ हमारा हम और मेरे भाई के बीच से भाई शब्द को हटा दिया जाए क्या? भाई शब्द को हटा दिया जाए, फिर हमसे पूछा जाए कि ये व्यक्ति कौन है? तो हम क्या जवाब देंगे कि मैं नहीं जानता ये व्यक्ति कौन है। ऐसे यदि यदि उस भाई शब्द को जोड़ दिया जाए, ऐसे ही देश और व्यक्ति के बीच में नागरिकता शब्द को हटा दिया जाए, तो देश भी कह सकता है कि मैं नहीं जानता कि यह व्यक्ति कौन है। क्या? मैं नहीं जानता ये व्यक्ति कौन है, चोर है, डाकू है या फिर कोई घुसपैठिया है। यदि इन दोनों के बीच में एक नागरिकता शब्द को जोड़ दिया जाए, तो देश भी कहेगा ये हाँ, यह मेरे परिवार यानी कि मेरे देश का एक 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 सम्मानित व्यक्ति है। क्या? एक सम्मानित व्यक्ति है। ये चीज़ क्लियर हुई? तो ये क्या नागरिकता का क्या काम है? एक व्यक्ति और एक विशेष देश के बीच में संबंध। अब हम बात करते हैं भारत के निवासी। सिटीजनशिप नागरिकता पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ करेंगे जब कि भारत में कितने प्रकार के लोग रहते हैं। भारत में कुल कितने प्रकार के लोग रहते हैं, हमें पहले यह पता होना चाहिए कि भारत में जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो जन हैं, वो किन-किन कैटेगरी में आते हैं या फिर किन-किन से संबंध रखते हैं। तो पहला जो चीज़ आता है वो होता है नागरिक। भारत में ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो भारत के नागरिक हैं। क्या? जो भारत के नागरिक हैं। ऐसे व्यक्ति भी हैं जो भारत के नागरिक नहीं है, यानी कि विदेशी व्यक्ति। क्या? यानी कि विदेशी व्यक्ति जो फॉरेनर्स हैं। जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक वो जो मित्र राष्ट्रों से आते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि हमारे मित्र राष्ट्र कौन हैं। किन्हीं 2 मित्र राष्ट्रों के नाम लिखिए और दूसरे वे हैं जो जिनके साथ हमारी शत्रुता संबंध मतलब कि शत्रुता हानिकारक संबंध है, जैसे कि राज्य पाकिस्तान, लल्ला पाकिस्तान इसके साथ हमारे शत्रुतापूर्ण संबंध है। यदि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति भारत में आया हुआ है, तो हम उसको भी नकार नहीं सकते, उसको भी भगा नहीं सकते। क्या? उसको भी भगा नहीं सकते, लेकिन उसके वह भी कहाँ पर है? भारत में है। तीसरे वो व्यक्ति हैं जो शरणार्थी हैं। जो शरणार्थी हैं जिन्हें हम रिफ्यूजी के नाम से जानते हैं। शरणार्थी भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक स्थायी शरणार्थी होते हैं और एक आपके अस्थायी शरणार्थी होते हैं। स्थायी शरणार्थी कौन होते हैं? जो किसी देश से वहाँ के उपद्रव, वहाँ की क्रिटिकल कंडीशन की वजह से यहाँ आए, भारत सरकार से उन्होंने माँगा कि हमें यहाँ पर रहने की अनुमति दी जाए। क्या? रहने की अनुमति दी जाए और वह यहीं पर बस गए और उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएँगे, अब हमें यहाँ की नागरिकता भी चाहिए। तो यह हुए आपके रिफ्यूजी और यह इन्हीं को हम शरणार्थी कहते हैं। शरणार्थियों का जब भी नाम आता है, तो आपने एक बहुत ही चर्चित नाम सुना होगा, दलाई नामा। क्या? दलाई नामा। जो आपके तिब्बत के शरणार्थी हैं, दलाई नामा, जिन्हें जिन्हें कहाँ पर रखा गया था? जिन्हें रखा गया था हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला धर्मशाला जिले में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले में। तीसरे वो व्यक्ति हैं जो अवैध प्रवासी हैं। क्या? अवैध प्रवासी हैं। समझने वाली बात यहाँ पर सिर्फ इस शब्द को है कि ये अवैध प्रवासी होते कौन हैं? अवैध प्रवासी होते कौन हैं? अवैध प्रवासी वो व्यक्ति होते हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर भारत में घुस गए हैं या फिर चोरी-छुपे या फिर समुद्र के रास्ते जिनका जिनका किसी भी प्रकार का डाटा भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। वो क्या कहलाएँगे? वो कहलाएँगे अवैध प्रवासी है। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि भारत के जो निवासी हैं, वह किन कैटेगरियों में उनको बाँटा गया है। अब हम एक-एक कैटेगरी को समझते हैं और आपके यहाँ से शुरू होते हैं आपके अनुच्छेद या फिर आर्टिकल। पहला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 5 या फिर आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता।
अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। कब से? 26 जनवरी 1950 से, जब आपका संविधान लागू हुआ, तब से लेकर तब से आपका 26 जनवरी 1950 से अधिवास के आधार पर। अधिवास क्या है? जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उसके आधार पर। जो यहाँ के निवासी हैं। अब जो यहाँ पर जो नागरिकता है, वो किन आधारों पर मिलेगी आपको? जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर जिनकी माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। क्या? जिनकी माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या फिर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रहते हों। क्या? या फिर संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष से पहले भारत में रहते हों। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 6, आर्टिकल 6, जो लोग पाक जब जब भारत को 2 भागों में बाँटा गया, डोमिनियन पाकिस्तान और डोमिनियन भारत, यानी कि डोमिनियन इंडिया, यानी डोमिनियन हिंदुस्तान, तब तब ये घोषणा कब हुई थी? तो एटली ने घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को, कि भारत को 2 डोमिनियन में बाँटा जाएगा। तो इसमें तब क्या हुआ कि जिन लोगों ने चाहा तो वो पाकिस्तान में रहने के लिए गए, कुछ लोगों ने चाहा तो वो पाकिस्तान से अब वो भारत में रहने आए। तो इसी को आर्टिकल 6 में दर्शाया गया है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं, वो भारतीय नागरिक होंगे। क्या? जो लोग पाकिस्तान से भारत आएँगे, वो भारतीय नागरिक होंगे। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें, क्या कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी गईं, वो क्या थीं? वह स्वयं या उसके माता-पिता या दादा-दादी अविभाजित भारत में जन्मे हों। पहली शर्त क्या थी? वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है, उसके माता-पिता या फिर उसके दादा-दादी अविभाजित भारत, मतलब कि जो आपका ब्रिटिश भारत था, जो आपका ब्रिटिश इंडिया था, उसमें उसमें जन्मे हों। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ आपका, जब जब पाकिस्तान से भारत लोगों आने की संख्या ज़्यादा बढ़ने लगी, तब यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ा गया कि 19 जुलाई 1948, क्या 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्तियों को आवेदन करना पड़ेगा? क्या आवेदन करना होगा? 19 जुलाई से पहले जो व्यक्ति आ गए, वो तो उनको नागरिकता मिल गई, लेकिन इसके बाद में जो आए, उन्हें पहले आवेदन करना पड़ेगा, फिर 6 महीने तक लगातार भारत में रहना पड़ेगा। तब 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा, फिर उनको फिर उनको पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता दी जाएगी। फिर आता है आपका अनुच्छेद 7, यानी कि आर्टिकल 7, जो लोग भारत से, क्या वहाँ अनुच्छेद 6 में क्या है? अनुच्छेद 6 में ये है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, अब वो पाकिस्तान से तो भारत आए, अब कुछ लोग भारत से पाकिस्तान भी गए, लेकिन लौट कर फिर आ गए। पहले भारत से पाकिस्तान गए, फिर लौट कर आ गए। अब हमें नागरिकता तो उनको भी देनी है। तो जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन पुनः वापस आए, उन्हें वो सब भारतीय नागरिक होंगे। लेकिन कंडीशन यहाँ पर रख दी गई कि 19 जुलाई 1948 तक से पहले की बात होनी चाहिए। और इसमें एक और कंडीशन रखी गई कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। इस तारीख से पहले जो जो गए और आ गए, उनको तो भारतीय नागरिकता मिल गई, लेकिन इस तारीख के बाद जो भी व्यक्ति गए, उनको उनको भारतीय नागरिकता नहीं मिली। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 8, यानी कि आर्टिकल 7, विदेश में रहने वाले भारत उद्भव के व्यक्तियों को नागरिकता देगा। कैसे? भारतीय मूल के व्यक्ति। इसमें क्या कंडीशन रखी गई कि पूर्वजों में कोई भारतीय हो, उनके पूर्वजों में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। क्या? उनके जो पूर्वज होंगे, उनके जो दादा-दादी, परदादा
परदादी में से कोई, माता-पिता में से कोई एक भारतीय हों और उसके बाद उन्हें आवेदन करना पड़ेगा। क्या? आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद अनुच्छेद 9 क्या कहता है? जो व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा, उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। इसमें क्या है? इसमें नागरिकता है, इसमें आपका नागरिकता खत्म होने के प्रावधान है। अभी हम समझेंगे कि नागरिकता कितने प्रकार से खत्म होती है और कितने प्रकार से आपको मिलती है। ठीक है? उसके बाद आता है अनुच्छेद 10, संविधान के संविधान प्रारंभ के समय बने नागरिक आगे भी नागरिक बने रहेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 10 क्या कहता है? कि नागरिकता के अर्जन या समाप्त की विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। अब यहाँ पर 2 शब्द आए, अर्जन और समाप्ति। कि नागरिकता कितने प्रकार से आप ले सकते हैं, तो 5 तरीके हैं जिनसे आप नागरिकता ले सकते हैं और 3 तरीके हैं जिनसे आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कितनी? समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ पर बनती है कि नागरिकता के बारे में विधि बनाने की शक्ति किसको है? केवल और केवल संसद के पास है। किसके? केवल और केवल संसद के पास है। क्या विधानसभा के पास ये शक्ति है या नहीं? इसका जवाब आप कमेंट में बताइए। तो जब आपका नागरिकता अधिनियम 1955 आया तो इसमें कहा गया कि अर्जन अर्जन यानी कि भारत की नागरिकता को 5 तरीके से लिया जा सकता है। वो कौन-कौन से 5 तरीके हैं? जन्म से लिया जा सकता है, वंश क्रम या रक्त संबंध के आधार पर लिया जा सकता है, पंजीकरण द्वारा लिया जा सकता है या फिर देशीकरण द्वारा लिया जा सकता है या फिर क्षेत्र अर्जन के द्वारा भी इसको लिया जा सकता है। दूसरी चीज यहाँ से निकल कर आई, समाप्ति। भारत की जो नागरिकता है वो किस प्रकार से समाप्त होगी, तो उसको तीन तीन चीजों में बांटा गया है। तीन तीन में बांटा गया है, 3 तरीके से बांटा गया है कि स्वेच्छा से त्याग कर दें तो वह भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी या फिर उसकी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए या फिर वंचित होगा। उसकी नागरिक उसको भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। अब देखते हैं इससे बनने वाले प्रश्न। इसमें अभी हमने कुछ चीजें नहीं देख पाई हैं, उन चीजों को हम कवर करेंगे अगली क्लास में कि जो ये 5 प्रकार के तरीके हैं और ये 3 प्रकार के तरीके हैं, इनमें इनमें किस प्रकार से आप नागरिकता ले सकते हैं और किस प्रकार से नागरिकता आपकी छूट छूट जाएगी या त्याग सकते हैं। ये सारी चीजें हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक इनसे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 इनमें से किस पहलू से संबंधित है? आप सभी को पता है, भाग 2। भाग 2 आपका भाग 2 आपका कितने अनुच्छेद को समाहित करता है? तो अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से लेकर कितने 5 से लेकर 5 से लेकर 11 तक समाहित करता है, जो आपका नागरिकता से संबंधित रखता है। क्या? जो आपका नागरिकता से संबंध रखता है। उसके बाद आता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद ऐसे कुछ निश्चित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं। क्या? तो वो कौन-सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके नागरिकता के अधिकार। उसके बाद भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो 1955 में। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा निर्धारित भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के एक तरीके नहीं है या एक तरीका नहीं है, वो है वीजा के द्वारा। वीजा के द्वारा आप परमिशन ले सकते हैं कुछ दिनों तक रहने की, लेकिन नागरिकता नहीं ले सकते। नागरिकता लेने के क्या है? वंश के द्वारा, पंजीकरण द्वारा या फिर जन्म के द्वारा। 2 पॉइंट और बच गए हैं। जो 2 पॉइंट बचे हैं उनको आपको कमेंट में लिखना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति जो जो डैश के बाद भारत के क्षेत्र में अब वो पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। कब से? 1 मार्च 1947 से। कब से? 1 मार्च 1947 से। इनमें से कौन-सा अनुच्छेद वो है, व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है? क्या है? इसको किसमें परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 9 में परिभाषित किया गया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ और बाद बाकी के प्रश्न भी हम कर लेते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 10 के अंतर्गत। संसद को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 11 के तहत। भारतीय नागरिकता संबंधी नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाती है यदि यदि वह वह स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले और भारतीय नागरिकता का स्वयं ही परित्याग कर दे या स्वयं ही परित्याग कर दे। तो आपका क्या सही होगा? 1 और 2, 1 और 2 सही। उसके बाद है भारतीय नागरिक कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से 5 तरीकों से हासिल की जा सकती है। प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या होना चाहिए? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। क्या इसका जवाब आपको कमेंट में देना है? अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो एकल नागरिकता, केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये तो थे आपके नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप अपने टेलीग्राम चैनल इंगल क्लास पर जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे साथ पर्सनली जुड़ना चाहें तो ये इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, आप इन पर भी जुड़ सकते हैं और आप हमसे किसी भी बात पर, किसी भी चीज़ पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है? वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कि जो भी सजेशंस हैं उनको भी कमेंट कीजिएगा। हम आपके उन सजेशंस पर काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।